हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं फिर से प्रीलिम 2024 के लिए डेली क्यू 6/12/2023 के लिए। तो जो हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन है जो मिलता रहे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है। ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क्स पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसको शॉर्टकट में बोलेंगे GIN। कितने कथन सही है ये ढूंढना है। तो यहाँ पे है GIN देश में उच्च शिक्षा संस्थानों को उत्प्रेरित करने के लिए परिकल्पित है और शुरुआत में इसमें केवल निजी विश्वविद्यालय शामिल होंगे, ठीक है। तो सिर्फ निजी विश्वविद्यालय ही नहीं और भी है, तो इसके कारण ये गलत है। फिर है शिक्षा मंत्री GIN कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष होता है। यहाँ पे MHRD से रिलेटेड जो है वही अध्यक्ष, ठीक है। यहाँ होगा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो ये दूसरा भी गलत है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो डिस्क्रिप्शन है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क्स पहल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा में ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क्स नामक एक कार्यक्रम को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिकों और उद्यमियों की प्रतिभा का उपयोग करना है, ताकि भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके। इसका उद्देश्य देश के मौजूदा शैक्षणिक संसाधनों में वृद्धि करना, गुणवत्ता सुधार की गति में तेजी लाना तथा भारत के वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षमता को वैश्विक उत्कृष्टता प्रदान करना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। GIN की परिकल्पना देश में उच्च शिक्षा संस्थानों को उत्प्रेरित करने के लिए की गई है और इसमें शुरुआत में सभी IIT, IIM, ठीक है, कर रहा है केंद्रीय विश्वविद्यालय IISc बेंगलुरु, IISER, NIT और IIET शामिल किए जाएंगे। अतः कथन पहला सही नहीं है। GIN एक बढ़ती हुई योजना है जिसमें प्रारंभ में छोटे अथवा सेमेस्टर आधारित पाठ्य सुविधाएं प्रदान करने में भाग लेने के लिए संस्थानों में प्रतिष्ठित सहायक विजिटिंग संकाय, प्रैक्टिस के प्रोफेसर आदि के रूप में विदेशी संकाय की भागीदारी शामिल होगी। अन्य गतिविधियों को समय के साथ शामिल किया जाएगा। कर MHRD ने पाठ्यक्रमों के माध्यम से GIN कार्यान्वयन को अंतिम रूप देने और मंजूरी देने तथा बजट आवंटन पर निर्णय लेने के लिए पहले ही MHRD के सचिव की अध्यक्षता में एक GIN कार्यान्वयन समिति का गठन किया है। अतः कथन दूसरा सही नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनाने की बात चल रही है, ठीक है। अभी पूरी तरह से बना नहीं है, लेकिन चलिए इसके बारे में देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 310 AIGS की स्थापना का प्रावधान करता है, ठीक है। तो ध्यान देना, ये अनुच्छेद 310 नहीं है, ये अनुच्छेद 312 है, ठीक है। दूसरा है कितने कथन सही है ढूंढना है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि पहला कथन तो गलत हो गया। और इसका लक्ष्य संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के मॉडल के समान न्यायाधीशों की भर्ती को केंद्रीकृत करना तथा सफल उम्मीदवारों को राज्य का कार्यभार सौंपना है। कर AIGS देश की सामाजिक संरचना को दर्शाते हुए विभिन्न क्षेत्रों, लिंग, जातियों और समुदायों के न्यायाधीशों के प्रतिनिधित्व एवं विविधता को बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये सही है और ये सही है, तो आंसर होना चाहिए। अच्छा, कितने सही है ना, ऑप्शन बी, ठीक है। आइए देखते हैं। कर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा AIJS कर संविधान का अनुच्छेद 312 केंद्रीय सिविल सेवाओं के समान ही राज्यसभा के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित एक प्रस्ताव पर AIJS की स्थापना का प्रावधान करता था। कथन एक सही नहीं है। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि यदि नए अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना हो तो उसका जो इनिशिएटिव करता है, पहल जो करता है, वो राज्यसभा ही करता है, ठीक है ना।
कर इसका लक्ष्य संघ लोक सेवा आयोग मॉडल के समान न्यायाधीशों की भर्ती को केंद्रीकृत करना तथा सफल उम्मीदवारों को राज्यों का कार्यभार सौंपना है। था कथन दूसरा सही है। आगे है वर्ष 1958 और 1978 की विधि आयोग की रिपोर्टों की सिफारिशों के अनुसार AIJS का उद्देश्य अलग अलग वेतन रिक्तियों पर भर्ती और मानकीकृत राष्ट्रव्यापी प्रशिक्षण जैसे संरचनात्मक मुद्दों का समाधान करना है। कर AIJS देश की सामाजिक संरचना को दर्शाते हुए विभिन्न क्षेत्रों, लिंग, जातियों और समुदायों के न्यायाधीशों के प्रतिनिधित्व एवं विविधता को बढ़ाएगा। अड़ा कथन तीसरा भी सही है। आइए देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत की विदेश नीति का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन मेन है, ठीक है ना। तो विदेश नीति का हिस्सा नहीं है तो गुजराल सिद्धांत, पंचशील सिद्धांत, गुटनिरपेक्षता की नीति और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा। तो यहाँ पे जो भी है सब भारत की विदेश नीति का हिस्सा है। नहीं है तो फिर ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। कह रहा है गुजराल सिद्धांत क्या है। तो यह तत्काल पारस्परिकता की उम्मीद किए बिना पड़ोसी देश को सहयोग और समर्थन देने के एक तरफा दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। कर यह सिद्धांत शांतिपूर्ण तरीकों से विवादों को सुलझाने और दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में विश्वास कायम करने के महत्व पर जोर देता है। फिर है पंचशील। कर सिद्धांतों में एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान और गैर आक्रामकता, आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप, समानता और पारस्परिक लाभ एवं शांतिपूर्ण सहअस्तित्व शामिल है, ठीक है। आगे है गुट निरपेक्षता की नीति। कर गुट निरपेक्षता का तात्पर्य है कि कोई देश विदेश नीति में स्वतंत्रता बनाए रखते हुए किसी भी प्रमुख शक्ति गुट या गठबंधन के साथ खुद को संरेखित नहीं करता है। लक्ष्य सैन्य गठबंधनों और प्रमुख शक्तियों के बीच संघर्षों में उलझने से बचकर संप्रभुता, शांति तथा विकास को बढ़ावा देना है, ठीक है। आगे देखेंगे इसी में कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान एक पॉइंट था। तो कर यह सिद्धांत युद्ध या आक्रामकता का सहारा लेने की जगह शांतिपूर्ण तरीकों से अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को हल करने पर जोर देता है। तो कथन 4 भी सही है। कर शांतिपूर्ण समाधान के तरीकों में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से संवाद, मध्यस्थता और न्याय निर्णयन शामिल है। अतः विकल्प डी सही है। कर रहा है मंकी पॉक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कितने सही है। यहाँ पे देखना है। कर मंकी पॉक्स एक बृहद मिमी वायरस के कारण होता नहीं, ये मंकी पॉक्स वायरस से ही होता है, नाम उसका वही है, ठीक है। तो पहला तो गलती है। कर ये लैटिन अमेरिका में पाया जाने वाला एक वायरल जूनोटिक बीमारी है। तो यहाँ वायरल जूनोटिक बीमारी जरूर है लेकिन ये अमेरिका नहीं। क्या दिखना है, वेस्ट, मिडिल एंड ईस्ट अफ्रीका में सघन बसें जो बस्ती है ना उसमें ये ज़्यादा पाया जाता है। तो दूसरा भी गलती है। करा है आगे। तो पहला गलती है, दूसरा गलती है। मंकी पॉक्स संक्रमण के लिए कोई विशिष्ट उपचार या टीका उपलब्ध नहीं है। तो तीसरा सही है। तो केवल एक सही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए यहाँ देखते हैं। करा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में मंकी पॉक्स के मामले में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। मंकी पॉक्स वायरस यानी MPXV को कहते हैं कारण होता है, ठीक है। था कथन पहला सही नहीं। कर यह पश्चिम, मध्य और पूर्वी अफ्रीका के घने वन क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक वायरल जूनोटिक बीमारी, वहाँ पे लोगों की जनसंख्या अधिक हम करके बता दिए, वो गलत हो गया, ठीक है ना। घने वन क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक वायरल जूनोटिक बीमारी है। अतः कथन 2 सही नहीं है। कर मंकी पॉक्स संक्रमण के लिए कोई विशिष्ट उपचार या टीका उपलब्ध नहीं है। अतीत में चेचक रोधी टीका जो एक समय 85% तक प्रभावी था अब व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है। कथन दूसरा भी सही है। मेरापी ज्वालामुखी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो माउंट मेरापी मलेशिया में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कितने सही ये ढूंढना है। तो माउंट मेरापी मलेशिया में नहीं इंडोनेशिया में पाया जाता है, यह है, ठीक है। करा है आखिरी बार माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट वर्ष 1979 में जरूर हुआ था, लेकिन अब ये क्वेश्चन आ गया क्यों। तब से ये निष्क्रिय है, ऐसा नहीं है। हाल ही फिलहाल में इसमें फिर से विस्फोट हुआ है जिसके कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा जान माल की क्षति हुई है। तो ऑप्शन डी यहाँ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। करा है माउंट मेरापी जिसका अर्थ है ज्वाला का पहाड़। इंडोनेशिया के सुमात्रा
द्वीप पर स्थित सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। इंडोनेशिया प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर पर स्थित है तथा यहाँ 127 सक्रिय ज्वालामुखी है। अतः कथन एक सही नहीं है। ठीक है। कर इसमें सबसे घातक विस्फोट अप्रैल 1979 में हुआ था, जब 60 लोग मारे गए थे। हाल ही में मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, जिससे वायु में 3000 मीटर यानी कि 9840 फीट तक राख फैल गई एवं कई लोगों की मौत हो गई। अतः कथन दूसरा भी सही नहीं है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर इसका गठन वर्ष 1919 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त करने वाली वर्साय की संधि के हिस्से के रूप में किया गया था। तो ये पहला कथन तो सही दिख रहा है। कर वर्ष 1946 कितने सही नहीं है, यहाँ मेन है। कर वर्ष 1946 में ILO नवगठित संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बन गई। फिर है ILO अपना काम 3 मुख्य निकायों के माध्यम से पूरा करता है, जिसमें सरकारें, नियोक्ता और श्रमिक प्रतिनिधि शामिल होते हैं। तो तीसरा भी सही है। तो एक भी गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। कर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। कर इसका गठन वर्ष 1919 में प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने वाली वर्साय की संधि के हिस्से के रूप में किया गया था। कर इस विश्वास को प्रतिबिंबित करने के लिए कि सार्वभौमिक और अस्थायी शांति केवल तभी प्राप्त की जा सकती है जब यह सामाजिक न्याय पर आधारित हो। अतः कथन पहला सही है। कर वर्ष 1946 में ILO नवगठित संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बन गया। अतः कथन दूसरा सही है। तो आइए देखते हैं अगला। कर ILO अपना कार्य 3 मुख्य निकायों के माध्यम से पूरा करता है, जिसमें सरकारें, नियोक्ता और श्रमिकों के प्रतिनिधि शामिल है। अतः कथन 3 सही है। कर अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों और ILO की व्यापक नीतियों को निर्धारित करता है। इसकी बैठक प्रतिवर्ष जिनेवा में होती है। प्रायः श्रम की अंतर्राष्ट्रीय संसद कहा जाने वाला यह सम्मेलन प्रमुख सामाजिक और श्रम संबंधी प्रश्नों पर चर्चा का एक मंच भी है। कर शासी निकाय ILO की कार्यकारी परिषद है। वर्ष में 3 बार जिनेवा में इसकी बैठक होती है। यह ILO नीति पर निर्णय लेता है और कार्यक्रम एवं बजट सुनिश्चित करता है। इसके अंगीकरण के लिए सम्मेलन में प्रस्तुत करता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अस्थायी सचिवालय है। कर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की समग्र गतिविधियों का केंद्र बिंदु है, जिससे वह शासी निकाय के अन्वेषण और महानिदेशक के नेतृत्व में तैयार करता है। ठीक है। तो आगे देखते हैं। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, कर यह कितने कथन सही है ये ढूंढना है। ठीक है। कर यह दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक अलग राष्ट्रीय और राज्य कोष बनाने का प्रावधान करता है। दूसरा है, यह दिव्यांगता से पीड़ित लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 3% आरक्षण को बढ़ाकर 14% और उच्च शिक्षा संस्थानों में 3% से बढ़ाकर 15%। तो ध्यान देना है, ये दूसरे वाले में पहला तो सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि जो भी आरक्षण मिलता है जनसंख्या के अनुपात में मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे 3 से 14 करने का कोई तुक नहीं है। ठीक है। जिसके कारण ये गलत ही होगा। और यहाँ 3% से उस संस्थान में बढ़ा के 15%, तो ये भी सही नहीं है। ठीक है। जनसंख्या जो है उनके अनुपात में आरक्षण दिया जाता है। तो दूसरा तो गलत है। कर दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करते हुए नियामक निकायों एवं शिकायत निवारण एजेंसियों के रूप में कार्य करेंगे। तो तीसरा सही है, दूसरा सही है, पहला सही है और दूसरा गलत है। आइए तो अब ऑप्शन चुनना है ना, तो ऑप्शन चुनेंगे तो 1 और 3 सही है ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। आइए देखते हैं आगे इसका डिस्क्रिप्शन। कर है दिव्यांगजनों का अधिकार अधिनियम 2016 दिव्यांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है। दिव्यांगता के प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। कर दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक अलग राष्ट्रीय और राज्य कोष बनाया जाएगा। अतः कथन पहला क्या है, सही है। दूसरा क्या है कि यह दिव्यांगता से पीड़ित लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 4% और उच्च शिक्षा संस्थानों में 3% से बढ़ाकर 5% करता है। 6 से 18 वर्ष की आयु के बीच बेंचमार्क
विकलांगता वाले प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा। सरकार द्वारा वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों के साथ साथ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों को भी समावेशी शिक्षा प्रदान करनी होगी। तो कथन दूसरा सही नहीं है इस परसेंटेज के कारण। ठीक है, कह रहा है दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करते हुए नियामक निकायों एवं शिकायत निवारण एजेंसियों के रूप में कार्य करेंगे। अतः कथन तीसरा सही है। तो आज का अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि स्पार्किंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, स्पार्क फुल फॉर्म हो गया। अब ये योजना संबंधित किससे है, तो यहाँ तो ये पता लग ही रहा है। अब विचार करना इससे रिलेटेड से कर रहा है। स्पार्क परियोजना 4 देशों में भारत, मलावी, बुर्किना फासो और मोजाम्बिक, तो ये 4 जगह तो ये लागू है। ठीक है, कितने कथन सही ये ढूंढना है। कर भारत सरकार ग्लोबल साउथ तक अपनी पहुंच के रूप में इस परियोजना को सभी 4 देशों में लागू कर रही है। तो अलग अलग देशों में कुछ अलग अलग जो संस्था है वो लागू कर रही है, इसलिए दूसरा क्या है, गलत है। कर स्पार्क परियोजना दिव्यांगजनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एक प्रणालीगत क्रिया अधिगम दृष्टिकोण का उपयोग करती है। तो ये तीसरा सही है, पहला सही है, दूसरा क्या है, गलत है। तो 1 और 3 सही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्पार्किंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, स्पार्क परियोजना। कर स्पार्क परियोजना 4 देशों में भारत, मलावी, बुर्किना फासो और मोजाम्बिक में लागू की गई। यह कथन एक सही है। कर भारत और मलावी में इस परियोजना का जो कार्यान्वयन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कर रहा है। तो भारत और मलावी में कौन कर रहा है, ILO कर रहा है, द्वारा समर्थित है। फिर है मोजाम्बिक और बुर्किना फासो में इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए लाइट फॉर द वर्ल्ड उत्तरदायी है। अतः कथन दूसरा सही नहीं है। आइए देखते हैं। करा स्पार्क परियोजना दिव्यांगजनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एक प्रणालीगत क्रिया अधिगम दृष्टिकोण का उपयोग करती है। कर यह दृष्टिकोण दिव्यांगजनों को चयनित कृषि एवं ग्राम्य मूल्य श्रृंखलाओं जैसी आर्थिक गतिविधियों में पूरी तरह से शामिल होने में सक्षम करते हुए उनकी आय में वृद्धि करेगा तथा गरीबी उन्मूलन में सहायता करेगा और सतत विकास लक्ष्यों की प्रतिबद्धताओं व दिव्यांगजनों के अधिकारों पर अभिसमय की स्थापना करेगा। तो कथन तीसरा सही है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कर निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक पूंजी की सर्वोत्तम व्याख्या करता है। ठीक है, कर यह समाज द्वारा संचित पूंजी है। फिर है यह जनसांख्यिकी लाभांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक अन्य शब्द है। कर यह एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है। और डी है यह अपनत्व की भावना के साथ प्रभावशाली मित्रों एवं संबंधियों का ठोस अनुभव है जो लोगों को लाभान्वित कर सकता है। तो सटीक आंसर इसका ये ऑप्शन डी है। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं। सामाजिक पूंजी कराइए अपनत्व की भावना के साथ प्रभावशाली मित्रों व संबंधियों का ठोस अनुभव है जो लोगों को लाभान्वित कर सकता है। करा इसमें विश्वास, आपसी समझ, साझा मूल्य एवं व्यवहार शामिल है जो एक समुदाय के सदस्यों को एक दूसरे से जोड़ते हैं और सहकारी गतिविधियों को संभव बनाते हैं। इस प्रकार का सामंजस्य लोगों को समुदाय का निर्माण करने, एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध होने तथा सामाजिक ताना बाना बुनने में सक्षम बनाता है। अतः विकल्प डी सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लागत जनित मुद्रास्फीति का अर्थ उत्पादन के 4 कारकों में से किसी एक की लागत में वृद्धि से कीमतें बढ़ना है जब कंपनियां पहले से ही पूर्ण उत्पादन क्षमता पर कार्य कर रही होती है। तो ये कथन क्या है, सही है। ठीक है, करें मांग जनित मुद्रास्फीति तब होती है जब समग्र मांग में कमी आती है। अब यहाँ पे नाम ही है मांग जनित मुद्रास्फीति। यदि मांग बढ़ता है तो मांग जनित मुद्रास्फीति होगा, यहाँ कमी नहीं। ठीक है, तो दूसरा तो गलती हो जाएगा, इसको ध्यान से है। दूसरा गलती, पहला सही। ठीक है, यहाँ पे 4 कारक क्या क्या हो सकता है। तो जहाँ पे कोई फैक्ट्री ये सब लगाया जाता है तो भूमि होगा, फिर मजदूर का मजदूरी होगा, पूंजी है। ठीक है, तो पूंजी पे लाभ होगा, पूंजी पे लाभ नहीं ब्याज होगा। ठीक है, और जो कंपनी लगाएगा वो हमें लगाएगा उसका लाभ होगा। तो ये 4 फैक्टर का यदि कीमत बढ़ जाता है तो कंपनियां पहले से ही उत्पादन क्षमता पर कार्य कर रही होती है तो लागत जनित मुद्रास्फीति वहीं से क्रिएट होता है। तो
मुद्रास्फीति कर लागत जनित मुद्रास्फीति का अर्थ है उत्पादन के 4 कारकों, ठीक है, श्रम, पूंजी, भूमि और उद्यमशीलता में से किसी एक की लागत में वृद्धि से कीमतें बढ़ना है जब कंपनियां पहले से ही पूर्ण उत्पादन क्षमता पर कार्य कर रही हो। ज़्यादा कथन पहला सही है। करे जब उनकी लागत अधिक होती है तथा उनकी उत्पादकता अधिकतम होती है तो कंपनियां समान मात्रा में वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करके लाभ को बनाए नहीं रख सकती है। करे मांग जनित मुद्रास्फीति तब होती है जब समग्र मांग में वृद्धि होती है जिससे व्यापक अर्थव्यवस्था के चारों वर्गों द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। करा परिवार, व्यवसाय, सरकारें तथा विदेशी खरीदार तथा कथन दूसरा सही नहीं है। तो इस प्रकार से आज हमने देख लिया और है ना, अच्छा और नहीं तो 10 क्वेश्चन देख लिया। तो कल मिलते हैं फिर 10 क्वेश्चन के साथ तुम्हारे चैनल पर। इसी प्रकार से बने रहे, वीडियो को देखते रहे। धन्यवाद।